अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का दिन अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई मखसूस नशिस्तों को लेकर, और ये फुल कोर्ट था कि जिसने ये समाअत की। और इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहना चाहिए कि उनकी तरफ से फैसल सदीकी साहब पेश हुए और जजेस ने अपने सवालात पूछे और फैसल सदीकी साहब उन पर अपने जवाबात देते रहे, दलाइल देते रहे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिसमें केस था साइफर का, 2 रुकनी बेंच था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन दोनों की मौजूदगी में ये दोनों इस केस को सुन रहे थे, साइफर केस के जिसमें 30 जनवरी सन 2024 को बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाएं सुनाई गई थीं। साइफर केस को लेकर पहले रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, बिलखुसूस सलमान सफदर साहब और दीगर और वकला का यह कहना था कि ये केस फौरन अदालत में जब जाएगा, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील जाएगी, तो वहां पर यह स्टैंड फैसला नहीं कर सकेगा। और एतजाज एहसन साहब भी कहते रहे कि यह साइफर नहीं है, यह सिफर है। और जो फैसला सुनाया गया था जज अबू असनाद जुल्करनैन की तरफ से, उसमें बेशुमार ऐसे सवालात थे कि जिनका जवाब प्रोसिक्यूशन के पास भी नहीं था। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि साइफर की बात होती चली आई है, तो क्या साइफर को, यानी कि उस खत को, उस तहरीर को अदालत में पेश किया गया था? क्या उसके जो कंटेंट हैं उनको अदालत में पेश किया गया था कि जब अडयाला जेल में इस पर समाअत हुई तो जिसका प्रोसिक्यूशन के पास जवाब मौजूद नहीं था? दूसरी तरफ यह भी फैसले में लिखा गया कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। वो हलफ की खिलाफ वर्जी को भी जब उसकी तशरीह की जाए तो उसमें यह बात सामने आती है, और जो कानूनी माहिरीन का भी कहना था वो ये है कि उस हलफ में यह मौजूद है कि जहां पर उनको अपनी ड्यूटीज के डिस्चार्ज में आवाम को कुछ ऐसा बताना पड़े कि जिसके लिए वो समझते हैं कि वो ज़रूरी है, तो वो बताएंगे। तो एक जमहूरी हुकूमत, जिसको उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि एक साजिश के जरिए गिराया जा रहा है, तो यही वो वजह थी कि जब 27 मार्च सन 2022 को पहली मरतबा इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साइफर का जिक्र हुआ। दूसरी तरफ एम्बेसडर असद मजीद का बयान था, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी साइफर केस में, और उसमें उनका यह कहना था कि डोनाल्ड लू से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद साइफर उनकी तरफ से इसलिए भेजा गया क्योंकि जो भी सेंसिटिव, हसास मालूमात होती हैं उसको साइफर के जरिए ही आगे कम्युनिकेट किया जाता है। फिर साइफर सेक्शन के जो इंचार्ज थे, जब उनसे पूछा गया, उनकी जो स्टेटमेंट थी, उनकी स्टेटमेंट में तरीक़ाकार उन्होंने वाजे किया कि सबसे पहले हमारी जो भी कोई एम्बेसी है या हाई कमीशन है, वहां से साइफर यानी कि एक कोडेड लैंग्वेज में, उसको प्लेन टेक्स्ट को कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद भिजवाया जाता है, और इस्लामाबाद में भी जो मुतलका डिपार्टमेंट है यानी कि साइफर सेक्शन है, उसको डी कोड करता है इनटू प्लेन टेक्स्ट, और उसके डी कोड करने के बाद उसको दिया जाता है टू द फॉरेन सेक्रेटरी, और वो फैसला करते हैं और वो तय करते हैं कि इस खत की, इस प्लेन टेक्स्ट की जो कॉपीज हैं ये किस किस को दी जाएंगी। सो इस केस में बहुत से लूप होल्स थे, और आज इस केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया, और शाह महमूद कुरैशी को और बानी पीटीआई इमरान खान को साइफर केस में सजा जो सुनाई गई थी उससे बरी कर दिया गया है। सजाएं खत्म हो चुकी हैं, और जो साथ में नाअहली थी, 5 साला नाअहली थी, वो भी साथ में खत्म हो गई है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, एंड व्हाट मोर टू एक्सपेक्ट इन द कमिंग डेज, क्योंकि दूसरी तरफ इद्दत में निकाह केस था जो जज अर्जुमन साहब की तरफ से, जो उनकी तरफ से शाहरुख अर्जुमन साहब की तरफ से उस पर भेजा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि खावर मानिका साहब ने उस पर एतराज़ किया था, उन्होंने अपने अदम एतमाद का इजहार किया था शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत पर। तो इसको अब एक नए जज साहब के पास भेज दिया गया है। तो क्या वहां पर अब यह केस नए सिरे से दोबारा से सारा शुरू होगा, और इसमें कितना वक्त लगेगा, और इसकी आउटकम क्या वही होगी जो पहले होती हुई नजर आ रही थी, या विल इट बी डिफरेंट? आज के प्रोग्राम में जी बात करने के लिए अपने मौजूद मेहमानों को पहले तारुफ करा देते हैं, फिर वक्फे के बाद उनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं
सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार अदनान आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया माहिर कानून अज़हर सदीक़ साहब ने। अज़हर सदीक़ साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने। जहांगीर जदून साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अज़हर सदीक़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुबारक हो आपको, साइफर केस में इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, और एक बहुत बड़ा केस था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये सबसे, जितने भी बनाए गए केसेस हैं, ये जितने भी केसेस बने हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है पीटीआई के लिए, पीटीआई की लीडरशिप के लिए, इमरान खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, वो ये साइफर केस ही है। आप बहुत शुक्रिया जी। पूरी कौम को मुबारक हो, हक और सच की फतह हुई। और मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये बेबुनियाद फ्रॉड और फ्रेब पे बनी केस है और इससे जमीन बोस होना है। मैंने साथ ये भी पेशन गोई की थी कि ईद से कबल इमरान खान बरी हो जाए। मैंने इसको वापस जाने का नहीं कहा, जो कि लोगों का अपना एक ओपिनियन था कि इसमें बरी हो जाएंगे। और बरियत के साथ साथ जो नाहली है इमरान खान साहब की 5 साल की, वो भी आपने देख ली कि वो भी खत्म हो गई है। अब यानी जरा समझना क्या है कि आपने एक इतने बड़े लीडर का कितना वक्त ज़ाया किया। ये वो लीडर है जिसने कोई डील नहीं की, मुल्क से फरार नहीं हुआ, वरना आपने देख लिया पाकिस्तानी तारीख प्रागंदा है ऐसे वाकयात के साथ। पाकिस्तान में रहा, मुकाबला किया और बड़ी कोशिशें हुई तकलीफें देने की। अटक जेल से अडयाला जेल तक का सफर, सारा कुछ देखा। और आपने ये भी देखा, बड़ी मजेदार बात है, पूरा पूरा मीडिया पाकिस्तान भुगता इस केस की वजह से कि मीडिया पे बात करने से गुफ्तगू पाबंदी लग गई। और ये लास्ट जो 21 मई का नोटिफिकेशन पैमरा का आया था कि टिकर नहीं चलाने, वो उस दिन हामिद अली शाह साहब ने कोर्ट में मान लिया था, मैं कोर्ट में था, कि ये साइफर यही था और यही जो बातें इमरान खान ने की सच है। बाद में कहना पड़ा कि डोनाल्ड लू का बयान भी रिकॉर्ड पे रखें, वो अपनी वजाहत देना चाहते थे, लेकिन ये सच इतना कुछ सामने आ गया हुआ है। और इमरान खान साहब ने अपने हालत, मैं उन दिनों जिन दिनों ये साइफर वाला मामला चल रहा था और तहरीक अदम एतमाद जब आई थी, तो मैंने 27 जून को एक बात कही थी अली मुमताज साहब, मैंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असेंबली में पेश हुई एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए असेंबली तहलील हो सकती है। 28 मार्च को पेश हुई थी, 28 जो कि 7 दिनों के अंदर प्रोसेस करना था, वरना मैंने लिखा था वगरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दी और असेंबली तहलील। 4 अप्रैल को यही हुआ था। और उन दिनों इमरान खान से मुलाकात होती, तो मैंने कहा था ये जो आ रहे हैं ना तहरीक अदम एतमाद लेकर, इनको फेंटा लगाएं, पर्चे दें बगावत के ऊपर। पर इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैंने कोई सियासी पर्चे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वो हकायक। फिर इस तरह जो 22 जिन्होंने बगावत की, जो अपना तरीके था, उनके खिलाफ मैंने बगावत के पर्चे दर्ज करने का कहा, लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर जरा एक बात बताइएगा अज़हर सदीक़ साहब, ये साइफर केस में तो प्रोसिक्यूशन में रिजवान अब्बासी साहब नहीं थे? यही तो बड़ी मजेदार की बात बताई। रिजवान अब्बासी साहब का आज जादू नहीं चला, मतलब इस केस में जब ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो वो उस तरह से उनका वो असर नजर नहीं आया। वो इद्दत में निकाह केस में तो गेम डाल गए ना। नहीं, वो देखिए, वो वजह थी कि इसमें नीचे ट्रायल में रिजवान अब्बासी था। अब जरा बात यानी गठजोड़ समझिएगा ना। वो रिजवान अब्बासी बाद में खावर मानिका का आ गए। खावर मानिका के साथ जो 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 बहरूपी के साथ आए जो लोग, वो अता तरण के भेजे हुए थे। हामिद अली शाह साहब जो है ना, वो टेरियन वाइट के केस के अंदर एक मुंशी के वकील थे और माशाल्लाह फीस बड़ी ठीक ठाक लेते हैं। उनका यानी एफआईए ने उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया। ये जो समझना है कि नून लीग में एक मसला ये है कि उन्होंने अपने ही बंदे जो है ना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एफआई हो, चाहे वो जो मर्जी कहते रहे, तो उन्होंने अब वो ये सारा कुछ नंगा हो चुका है। मौका अच्छा है उनके पास, आज भी कौम से माफी मांगे और कहें कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम मिसा के पाकिस्तान करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का रोल वही रखें जो है, उसको सियासत में इतना अब ना आगे आने दें कि पहले आप भुगत चुके थे, नवाज शरीफ भुगत चुका था, उसके बावजूद भी आप बुरे बने रहे, आपने प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा किया है। अभी भी आंखें खोल लेनी चाहिए, वरना वो जो हैदराबाद साजिश की इख्तियार करने के लिए जब कुछ नहीं मिला, एक साहबी ने कहा
अपना कमिश्नर रावलपिंडी ने तैयार की, तो उसके बाद वो हमीदुर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट का एक ट्वीट ठीक आ है, गया। मैं ये हमीदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट और ये जो एफआईए की ताज़ा कार्रवाई इसकी तरफ आऊंगा। जहांगीर जदून साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, इस केस के फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं और इसके बाद अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि जब ये एफआईए ने इसकी तहकीकात की और जब इस मामले को टेकअप किया गया था तो ये टेकअप उस दौर में हुआ कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, अब दोबारा फिर उन्हीं की गवर्नमेंट है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब ये फैसला जब आ गया तो? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो देखें, जिन लोगों ने ये केस बनाया है या प्रोसिक्यूशन जो है वो मिजरेबली फेल हो गई है इस केस को साबित करने में। और सटल जरिस्प्रूडेंस ये है कि क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन ने बिहाइंड एनी रीजनेबल डाउट केस साबित करना पड़ता है। आप एक बंदे को अगर कन्विक्शन देते हैं, उसको जेल के अंदर डालना चाहते हैं, तो उसके जो फंडामेंटल राइट है वो फिर आप स्नैच कर रहे हैं उससे, तो उसकी लिबर्टी को आप कर्टेल कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसा केस बनाना चाहिए जिसकी कोई साउंड फाउंडेशन हो, जिसकी कोई फुटिंग हो। तो साइफर केस में देखें ना, आप प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खुद एडमिट कर रहा है जी कि आप इसको रिमांड कर दें, फिर ट्रायल के अंदर लिखने मौजूद है। जब आप अपना एडमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब है आपने केस ना ही सही बनाया है, ना ही केस। बल्कि जहांगीर जदून साहब, एक और बड़ा एडमिशन था और वो एडमिशन सबके लिए बड़ा शॉकिंग था कि प्रोसिक्यूशन के वकील खुद ये कह रहे हैं कि साइफर क्या है, साइफर क्योंकि उसमें अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना पहले था ना अब। उन्होंने कहा जी जो इमरान खान साहब ने कहा था वही साइफर है, यानी कि सही कहा था उन्होंने। नहीं, ये मैं बताने वाला था आपको, आपने पहल कर दी। अब देखें ना, वो जिस डॉक्यूमेंट्स पे आप सारा केस रिलाय कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट ही नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट्स इस फाइल का हिस्सा ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया गया। तो इस तरह जब आप केस बनाएंगे बेबुनियाद, तो उसमें एक इनको मतलब रिलीफ ज्यादा मिला है कि बहुत जल्दी केस डिसाइड हो गया। वरना तो देखें ना, अगर एक गलत केस भी हो तो उसमें कई हमारे पीछे अगर हिस्ट्री देखें तो लोग 3-3, 4-4 साल जो है वो जेल में पड़े रहते हैं। तो जो लोग केस बनाते हैं आज उनके लिए भी मतलब है अफसोस का ही देना है कि जी आप जो है किसी न किसी सूरत में जब आप अलाइनमेंट चेंज करते हैं तो वो जो है वो अपना जो केस बनाते हैं तो उनको बस उस वक्त ये पता नहीं चलता कि यार ये आगे जाके 1-2 साल बाद जो है केस जो है ख़त्म हो जाएगा और हमें जो है फिर इसका परेशानी या ह्यूमिलेशन होगी। लेकिन अब जितने भी पॉलिटिकल लोगों पे केस बनते हैं उनकी नीयत यही होती है कि एक ना एक दिन जो है ना वो उनको मानना पड़ता है कि केस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और इसकी बुनियाद नहीं थी। केस देखें ना, अगर कोई बनता हो तो आप ऐसा बनाए जिसके पास आपको स्ट्रांग एविडेंस हो और केस नीचे से लेके ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आपका केस जो है वो सस्टेन कर सके या उसके अंदर कोई जान हो। यहाँ पे तो ट्रायल कोर्ट में चलो आपने कुछ कर दिया या नैब कोर्ट में आपने कुछ कर दिया मिल मिला के या प्रेशराइज करके। अगर देखें ना, जज जो है वो मेरिट पे फैसला करें। अब पीटीआई वालों को माजरत के साथ अजहर सदीक तो ऐसे बंदे नहीं है, लेकिन पीटीआई वालों ने काफ़ी दफ़ा जस्टिस आमिर फारूक पे डिसप्लेयर या उन्होंने कहा जी हम उसको बल्कि गालियाँ तक देते हैं, लेकिन आज देखें ना उसी जज ने फैसला किया है कि जो उसको बरी कर दिया है। तो एक तो उन्हें थोड़ा सा अपना स्टांस, लेकिन उस पर जहांगीर जदून साहब ये भी तो पीटीआई कह सकती है कि जी वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मजबूर थे, उनको करना पड़ा। नहीं, ऐसा बात नहीं होती जजों के पास। अगर वो गलत, नीचे से भी तो किसी ने सजा दी है ना, वो भी तो जज है ना। तो केस तो ज़ाहिर है ट्रायल कोर्ट में सही देखा जाता है। ट्रायल जज जो है एविडेंस रिकॉर्ड करता है हर किस्म की। तो इसमें तो देखें ना, अगर उन्होंने एक मतलब खुशाइन फैसला है, सारे उसको कह रहे हैं, मेरे जैसे बंदे भी कि जो है जो क्रिटिक है कि जी ये फैसला मेरिट पे दिया है। केस जब उस अंदर कमजोरियां बनता ही नहीं है तो एक बंदे को आप कैद में रखते हैं, एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी। तो ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, तो आप जिस बंदे भी सियासी केस बनाएंगे ना, आखिरकार यही होगा कि निकलेगा कुछ भी नहीं। बस वो यही है कि 1 साल 2 साल 3 4 आप देखें मियां नवाज शरीफ को अंदर रखा है, उसके बाद आके प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया जी ये इंडिया नहीं है। तो इसमें प्रोसिक्यूटर ने कहा जी केस नीचे से ट्रायल खराब हो चुका है। इनके तो प्रोसिक्यूटर अभी बोलने शुरू हो गए। और ये जितने प्रोसिक्यूटर ये प्राइवेट अपॉइंट होते हैं, इसमें हमारे जितने पब्लिक टैक्स पेयर मनी है वो स्पेंड हो रहा है। तो आप केसों में ऐसे झूठे केस या ऐसे आप बेबुनियाद केस बना के एक पब्लिक का पैसा जो है वो जाया कर रहे हैं। इससे बेहतर है आप फिर ये ऐसे केस ना बनाए, अगर जो बनता हो केस बनाए, जो नहीं बनता वो ना बनाए। ठीक। अदनान आदिल साहब, ये अभी जो बात जहांगीर जदून साहब भी कर रहे थे, नैब के बनाए हुए केसेस, एफआईए के बनाए हुए केसेस, दीगर और इदारों के पुलिस की तरफ से दर्ज की हुई एफआईआर, उसमें बंदों को उठाना, बंद करना, केस चलाना और फिर उस पर प्रोसिक्यूशन पे एक टैक्स पेयर के पैसा लगना और फिर आखिर में जाकर कुछ, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हों जो उनके साथ उनके केसेस में हुआ, जो अब हो रहा है, तो ये कब तक हमारे मुल्क की तारीख क्या यही रहेगी और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और फिर नई तारीख रकम होती रहेगी?
कब तक चलता रहेगा इस तरह से? देखिए, ये तो फैसला अब उन इदारों ने करना है जिनके पास ताकत है और जिनके पास इख्तियार है। आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान बनने के बाद जिस आप तरह अदालत का हवाला दे रहे हैं ना कि अदालत जी का फैसला। अदालत है और पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है और उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। तो हम एहतियात से बात करते हैं क्योंकि फिर आपको मालूम है उसकी क्या वजूहात हैं। जब से पाकिस्तान बना ये तस्वुर है कि जी कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, लिमिटेड डेमोक्रेसी हो, जिस तरह ग़ुलाम मोहम्मद ने किया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ किया, जिस तरह बाद में सिकंदर मिर्ज़ा खेलते रहे, कभी एक वज़ीर आज़म आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, फिर उसके बाद अयूब खान ने 1956 का एक मुत्तफ़िक़ा आइन था जिसमें बंगाली जो हैं वो अपनी अक्सरियत को 50% पे लाने के लिए तैयार हो गए, उसको आपने फाड़ के फेंक दिया और एक फ़ौजी टेक ओवर हो गया। फिर उसके बाद फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह उनको इलेक्शन हराया गया, या लियाकत अली खान साहब से हम अगर शुरू कर लें। जी, फिर उनको तो चलें, वो एक मुतनाज़ा बात है कि उन्हें किसने गोली मारी और किस तरह मारी कत्ल उसको भी हुआ, मार दी गई। वो तो एक मतलब फिर हम अलग उस बहस में पड़ जाएंगे। मतलब ये कि आप देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप उनसे इख्तलाफ करें लेकिन उन्होंने मुत्तफ़िक़ा आइन दिया इस मुल्क को, एटमी प्रोग्राम को तेज़ किया और वो आज जो हमारी सिक्योरिटी का एक बड़ा सहारा है। उनके ऊपर आपने केस चलाया, बाद में वो जो जज जिसने उन्हें सज़ाए मौत सुनाई थी, नसीम हसन शाह, उसने कहा हम पे दबाव था फ़ौजी हुकूमत का इसलिए हमने सुनाई सज़ा। तो ये हमारी हिस्ट्री ऐसी है। नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या सलूक हुआ, अब इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो इस तरह कोई रियासत क्या से, आप देखिए 25 करोड़ का मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है, कोई शुमाली कोरिया या बर्मा नहीं है जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, या मिस्र नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ नस्लों और ज़ुबानों के लोग हैं, सिंधी हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, वो अपनी नस्ली शनाख्त के ऊपर इसरार करते हैं। इतने बड़े मुल्क में जहाँ इतनी मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग आबाद हों, ज़ुबानें बोलने वाले आबाद हों, तो उसको आप बग़ैर जमहूरी अमल के मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद नहीं रख सकते ताकत के बलबूते पे। उसके लिए एक जमहूरी अमल चाहिए और किसी कौम को कौम बनाने के लिए एक लीडर चाहिए। अब जो लीडर पैदा होता है जो इसको एक कौम बना सकता है, जो मुत्तहिद रख सकता है, एक शख्स है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी पॉपुलर है, पंजाब में भी, सिंध में भी, किसी हद तक बलूचिस्तान में भी कौम को मुत्तहिद रख सकता है रज़ाकाराना तौर पे। आप उसको इस तरह 180 मुकदमात में फंसा देते हैं, रियासत और अवाम के दरमियान इतनी खलीज हाइल हो जाती है, तो फिर किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा। आप ये देखिए कि भुट्टो साहब में सलाहियत ठीक है, उनका जो भी रोल रहा 1971 में, उसके बाद उन्होंने इस मुल्क को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया, इसके इंस्टीट्यूशंस को। वो पॉपुलर लीडर थे कई सूबों में, उनके साथ जो सलूक हुआ उसके बाद क्या आज सिंध के लोग जो हैं वो इतना ट्रस्ट नहीं करते कि एक डैम ही हम नया बना लें। वो समझते हैं कि ये जो है वो दूसरी कौम के लोग हमारा पानी ले जाएंगे। तो कोई रियलाइजेशन है? तो ये करनी चाहिए। हमारा काम तो ये है कि हम रियलाइजेशन कराते रहें। जो पाकिस्तान का जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो अब इकट्ठा हुआ है इमरान खान के पीछे। ये एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की तहरीक है, उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने खिदमत की। आप देखें कोरोना जो थी एक बहुत बड़ी वबा थी, जो 100 साल की सबसे बड़ी वबा थी, उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया और उसमें मईशत को गिरने नहीं दिया। उन्होंने, उनकी खिदमात हैं। अब आप उनके ऊपर इस तरह के केसेस बनाकर पूरी दुनिया में अपना तमाशा बना रहे हैं। आप देखिए कि मोदी जो है वहाँ 97 करोड़ वोटर हैं इंडिया में और वहाँ पे 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला है। एक रिकॉर्ड है, इतना बड़ा साइज़ है उनका। अब तमाम एग्ज़िट पोल्स कह रहे हैं कि वो दोबारा इलेक्ट होने जा रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया है और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनका एक इस्लामोफोबिया है, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट लिए हैं। पाकिस्तान के बारे में जो रवैया है, और हम मुंतशिर और इंतशार का शिकार हैं, तफरक़े का शिकार हैं। डेफिनेटली हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और जाहिर सी बात है कि जैसे कि आप और पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है कि जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि ये इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इद्दत मैंने कहा केस की और मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, जो कि आज पहला दिन था समाअत का, अब कल दोबारा से समाअत होगी। इस पर उसको बराह रास्त नशर भी किया गया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अजहर सिद्दीक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले जहांगीर जदून साहब, मैंने सवाल आपसे एक पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि इसके बाद गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं साइफर केस के फैसले के आने के बाद?
देखें, गवर्नमेंट के पास तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन डिटेल अभी ऑर्डर नहीं आया, डिटेल जजमेंट नहीं आई, उसमें रीजनिंग का पता चलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो आगे जाएंगे भी तो उनको कोई वहाँ से रिलीफ मिलेगा अगर मेरिट पे केस का। यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है किसी वक्त, लेकिन जो केस की बुनियाद है या केस का ट्रायल हुआ है या जो हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई है, उससे तो यही पता चलता है कि आगे भी अगर वो चले भी जाते हैं, जो उनको अगर कोई गलत एडवाइस कर देगा तो वो ज़्यादा इस तरह ही होता है गवर्नमेंट के अंदर से, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई एडवाइस कर देता है। तो अगर वो चले गए तो फिर उसका अंजाम जो है वो यही होगा। अब उनकी सज़ा तो ख़त्म हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी जो है ये रिवर्स कर दिया है, इसका जो जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अच्छा, अभी आपने पहले एक और बात भी कही और बड़ी वो मेरे लिए मैं समझता हूँ बड़ा अहम नुक्ता है, सबको पता चलना चाहिए, आवाम को ख़ास तौर पे पता चलना चाहिए कि जिस तरह हामिद अली शाह साहब का भी अज़हर सिद्दीक़ साहब बात कर रहे थे, रिजवान अब्बासी हैं, दीगर और प्रोसिक्यूटर्स हैं जो कि सरकार की तरफ से पेश हो रहे होते हैं, ये लगभग इनकी कितनी वो ये फ़ीस होती होगी? देखें, फीस तो डिस्क्लोज नहीं करते वो, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है मार्केट में, चूंकि आप वकील हैं आपको तो पता ही होगा ना। नहीं, चले हमें कोई इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लाखों में होगी, या मतलब आप अगर 2-4 बंदे तो हो सकता है करोड़ 2 करोड़ से ऊपर हो, लेकिन जो भी है अगर ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप जो है गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सचेकर जो है, और इसमें एक मखदूम अली खान वकील जब आते हैं इलेक्शन कमीशन की वजह से की तरफ से, तो वो तो करोड़ों में फीस देते हैं। आप देखें ना, ये अब पैसा जो है आप एक गवर्नमेंट जो है वो वकील करती है, ये टैक्स पेयर मनी है। काजी फाइज ईसा की खुद अपनी जजमेंट है कि जी अगर गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस के वकील मौजूद होंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट अगर वकील हायर करेगी तो उसके लिए उसको रीज़न देनी पड़ेगी कि ये तो फिर आप डबल एक उनको तनख्वाह दे रहे हैं, और दूसरा जो है आप उनको जो है वो दूसरे प्राइवेट काउंसिल जो है वो आप हायर कर दें। तो फिर प्राइवेट काउंसिल जब हायर करते हैं तो उनको जो दफ्तर में आपने परमानेंट मुलाजिम रखे हो तो उनको फारग कर दें। देखें ना, या तो कोई, और ये लॉ के अंदर रूल ऑफ बिजनेस के अंदर है कि जब मैं खुद एडवोकेट जनरल हूँ कि जब हम लिख के ना दें अपने एनओसी कि जी हमें ये जो केस है मैं नहीं करना चाहता, जिस तरह मैं एडवोकेट जनरल था मैंने लिख के दे दिया जी कि मैं प्रोसिक्यूशन का कोई केस नहीं करना चाहता किसी भी का, तो फिर मैंने लिख के दे दिया। तो अब ये कहें, या तो आप उसकी सूरत हाल वाजे करें कि जी मैं नहीं करना चाहता ये केस, तो आप फिर प्रोसिक्यूटर हायर करते हैं। यहाँ पे तो दर्जनों प्रोसिक्यूटर हायर होते हैं। फिर अभी तो इस्लामाबाद के अंदर फेडरल प्रोसिक्यूशन का एक्ट आया, उसके बाद एक फेडरल प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट हो गया, स्टेट काउंसिल भी काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इस केस में भी इमरान खान को उन्होंने बताया नहीं है, तो उनको स्टेट काउंसिल जो है सरकारी वकील प्रोवाइड कर दिया गया, हालांकि उनका अपना चॉइस था कि भाई साइफर केस में मैं अपनी मर्जी का वकील कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी में उनको अपना ही वकील जो है, अब केस भी खुद बनाया, प्रोसिक्यूशन भी खुद कर रहे हैं, डिफेंस भी खुद कर रहे हैं, अब फिर फैसला किस तरह सस्टेन कर सकता है? देखे ना, एक फेयर ट्रायल के कोई बुनियादी तकाजे होते हैं कि आपने ट्रायल करना है तो दुनिया को पता चले कि ट्रायल फेयर हो रहा है। और सबसे बड़ी जो बीमारी है या सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि आप जेल में किसी का ट्रायल कर रहे हैं, कहाँ से फेयर हो सकता है? चले वो ट्रायल थोड़ा बहुत ओपन ही आपने कर दीजिए, साफी आ सकते हैं, लेकिन जेल का मकसद होता है कि आप जो है ना बंदे को मतलब है किसी सूरत में भी अपने टाइम लाइन में उसको सजा देना चाहते हैं तो सजा दे देंगे, चाहे वो महीने के में रात को भी देखें 12-12 बजे जज जो है वो बैठ के सुन रहे हैं। अब आप गरीब बंदे के लिए तो आप 1:30 बजे जाता है, कहते हैं जज साहब चैम्बर में चले गए, चले अब अगली तारीख हो गई है। तो आप कोई मतलब कंसेप्ट है कि रात के 12 बजे भी ट्रायल हो रहे हैं, ये अभी नहीं है। यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट केस बनाती है किसी भी पार्टी पे। हनीफ अब्बासी को रात को 12 बजे रेंजर ने उठा गया, उन्होंने कहा ये सजा हो गई, जाए आप जेल में। ये अब बस इस अच्छा, मैं ये इद्दत में निकाह केस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें देखें मेरा बड़ा पॉइंट कंसिस्टेंट है। मैं 1 मिनट जरा ये साइफर केस पे करके फिर मैं आपकी तरफ दोबारा फिर आ रहा हूँ जी। अज़हर सिद्दीक़ साहब, ये रिमांड बैक वाला जो इतना शोर था, जिसका भी आपने भी पॉइंट रेज किया, ये रिमांड बैक क्यों नहीं हो सकता था कि जब अगर हम ये देखें कि अदालत में ये ट्रायल सही से नहीं चलाया गया और जो फेयर ट्रायल के तकाजे वो पूरे नहीं हुए, तो इसी बुनियाद पे शायद ये रिमांड बैक का बार बार कहा जा रहा था मुख्तलिफ लॉ एक्सपर्ट्स की तरफ से। अच्छा नहीं, वो चूंकि उन्होंने चालान नहीं पढ़ा हुआ, एविडेंस सारी नहीं देखी हुई, इट इज बेसिकली अ केस ऑफ नो एविडेंस। जब एविडेंस ही कोई नहीं है, यानी आपने जिस बेस पे केस बनाया वो साइफर रखते तो फंस जाना था। पूरी कौम ने कहना था कि आप आज भी साइफर पब्लिक कर दें तो ये तो मर जाएंगे, यानी वो सारा एजेंडा सामने आ जाएगा कि तहरीकियत में तमाद कैसे पेश हुई, रिकॉर्ड पे आई। अब उसमें तो वो बेस ही कोई नहीं रह गई। अब तो उसके बाद जितनी एविडेंस किया आपने, अपने जितना जस्टिस ब्रेड का प्रिंसिपल, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, स्टेट काउंसिल जैसे आपने बदल लिए, और वो मुझे अच्छी तरह सिकंदर जुल्करनैन जब ये सारे मामले को देख रहे थे, उनके दांत की तकलीफ थी, यानी उनसे और उनसे जिस तरह लेकर, और आपने कमाल नहीं देखा कि 342 का स्टेटमेंट हुआ
और 72 जो 27 सफ़े या 72 सफ़ों का जो फैसला है वो चंद घंटों के अंदर लिख दिया गया। एक जो बात बड़ी जबरदस्त है, वो जो समझने वाली बात है कि ये रवैया जो है ना, ये तब्दील करना होगा। मैं तो कह रहा हूं कि माफी मांगनी होगी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, कौम से, और इसमें तो वजीर कानून वगैरह किसी को इस्तीफा भी देना चाहिए, अटॉर्नी जनरल को भी इस्तीफा देना चाहिए, जो बड़ी फेवरेट कर रहे थे। और वैसे तो असूली तौर पर जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जमानत दी थी ना, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था, बहुत वादे तौर पर चीजें सारी लिख छोड़ी थी, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। हम ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के गद्दाफ से निकलना नहीं चाह रहे, अब निकलना पड़ेगा। खुदारा कौम जो चाहती है उसके मुताबिक चले। अजहर सिद्दीक साहब, ये इद्दत में निकाह केस जो है, इस पर अब ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज फैसला दिया है कि नए जज साहब इसको सुनेंगे। तो नए जज साहब इसको इस मामले को भी सबसे पहले तो ये कि क्या चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं जी नहीं, वहाँ पर फैसला महफूज हो गया था, तो लिहाजा इसको वापस वो शाहरुख अर्जुमन साहब के पास भेजा जाए, या नए जज के पास जब अब जा रहा है मामला तो वो वहाँ पर बिल्कुल नए सिरे से फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से दोबारा समाज शुरू होगी, दोबारा दलाइल दिए जाएंगे? अच्छा देखिए, एक तो मेरी पेशन गोई साइफर में जो मैंने कहा था, और इस तरह मेरी इद्दत के बारे में भी थी, लेकिन आपने लास्ट टाइम देखा कि वो जो ड्रामा किया खाबर मानका ने, और जो अता ताड़ के जो सेक्रेटरी टाइप लोग सारे आए हुए थे, वो सब आपने देख लिया। अब ये जो फैसला महफूज हो गया हुआ था, हमने तारीख में ऐसा नहीं देखा कि फैसला जब महफूज हो गया हो जज ट्रांसफर कर दे। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसपे मैंने तो सजेशन यही दी है कि इसको चैलेंज करना चाहिए। अब जो केस ट्रांसफर कर दिया है, ये इख्तियार हमारे पास मौजूद है कि हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, और इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ही करना पड़ेगा। लाहौर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो शायद चैलेंज ना कर सके, क्योंकि वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे दिया हुआ है, तो जज के अगेंस्ट फैसला जो है वो हाई कोर्ट में बड़ा आर्टिकल 199 में इंटरप्रिटेशन करते हुए बड़ा लेकिन एक बात और बड़ी जबरदस्त है कि आप और दूसरा जानता है, ये री ट्रायल का इशू तो है ही नहीं, इसमें एविडेंस रिकॉर्ड होगी हुई है, एविडेंस खत्म हो गई है सारी। अब तो सिर्फ एक फैसला सुनाना था। ज्यादा से ज्यादा वो जज के पास, जिनके पास गया है, तो वो आर्गुमेंट सुनेंगे इस केस के, बस दैट्स ऑल। ये नहीं है कि जीरो से शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भी, उनका भी बायस इस तरह से आ गया कि उन्होंने उनके पास अपील हेयरिंग के लिए आई तो 25 जून डेट डाल दी। वही ईद के करीब है, एक बंदा नाहक जेल के अंदर है, उन्हें चाहिए था कि 2-3 दिन की डेट डालते, और ये 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा लंबा केस है ही नहीं, इसके अंदर इतने बड़े लंबे आर्गुमेंट तो होने ही नहीं है। लेकिन यहाँ राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मैंने तो गुजारिश भी की थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो जो आर्गुमेंट्स जो लिखे हुए थे रेफरेंस के अंदर, उन्होंने लिखा हुआ है कि डिले कौन कर रहा था, रिजवान अब्बासी के ऊपर सारा डाला हुआ था, तो असूली तौर पर तो इन्हें ये बात रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। इस तरह के प्रिंसिपल जो है ना, कल बड़े मसाइल पैदा करेंगे। और एक जज से केस ट्रांसफर करने का जो बायस का जो प्रिंसिपल है ना, वो बड़ा सख्त है, और उसमें आपको पर्सनल बायस साबित करना है। और ये सारी चीजें यहाँ, जो कि ऐसी बात ही कोई नहीं थी, इसका तो कल कोई भी उठेगा, वो एतराज लेगा, तो आप बात मान लेंगे। ये जज साहब की तरफ से मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। लेकिन अब इस पे मैंने तो वैसे चैलेंज करने की तजवीज दी है इस पे। अब डेट भी आगे डाल दिया दूसरे जज साहब ने, अब ईद से कबल ये इमरान खान साहब का रहा होना बनता है। सिर्फ ये यही केस रह गया इद्दत वाला, 9 मई के जमानतें उनकी हुई है। जहां तक शाह महमूद कुरैशी है, वो उनकी ये बरियत होने के बाद 9 मई की 9 के करीब केसेस हैं जिनमें गिरफ्तारियां डाली हुई। ठीक, अदनान अल साहब, क्या बर्फ पिघल रही है बानी पीठिया इमरान खान साहब के लिए? क्योंकि जब भी कोई इस तरह की बरियत या कोई कहीं पे सजा मौतली की बात आती है, तो सवाल पहला यही होता है कि क्या अब चीज़ें ठीक होने जा रही हैं? देखिए, आज का दिन तो पीटीआई और बानी पीटीआई के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का केस जब चला तो हमने उसकी समात में देखा कि जजों के जो रिमार्क्स थे, जस्टिस मुनीब अख्तर के, जस्टिस मंसूर अली शाह के, और एक और जस्टिस जमाल खान मंदोकर जी, उनके जो रिमार्क्स थे, वो तो इससे तो ये जाहिर होता है कि सीटें अगर पीटीआई को या तो मिल जाएंगी या नहीं मिली तो दूसरों को नहीं मिलेंगी। मतलब ये एक डायरेक्शन नज़र आ रही है। बहरहाल हमारा ये इम्प्रेशन है, हो सकता है कि बाद में कुछ और हो, लेकिन आज की जो समात थी उससे तो लगता है कि पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ ये साइफर का डिसीजन आ गया, तो अब जो इनके मुखालफिन हैं इमरान खान के, उनकी गाड़ी के चारों टायर जो है ना वो पंचर मुझे लगता है कि हुए हुए हैं। अब सिर्फ यही है
कि वो शोर मचाते रहें 9 मई का 9 मई का। अब आप देखिए कि बजट आने वाला है, इसलिए ये परेशान भी हैं कि IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं। टैक्सेस 3,000 अरब रुपए ज़्यादा इन्होंने इकट्ठे करने हैं कौम से, 9.5 की बजाय 12,500 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। तो ये चाहते हैं कि किसी न किसी बुनियाद के ऊपर PTI का इस वक्त जो है ना बयानिया उसको कंट्रोल किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शायद थोड़ा सा ये मैनेज कर सक रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसको ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छा, ये क्या इस खबर में कोई हकीकत है कि खबर कह लें या तज्जिया जो मैंने अभी सुना एक दो रोज़ पहले कि जी ये गवर्नमेंट सिर्फ बजट तक है, बजट के बाद गवर्नमेंट गई? मेरा ख्याल है कुछ लोगों के ज़ाती इंटरेस्ट भी हैं, उनको अच्छे ओहदे नहीं मिले हैं तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। जब कोई अच्छा ओहदा मिल जाता है तो खामोश हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग भी बात कर रहे हैं वो सही उससे कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर ये सिस्टम जो है, अगर फ़र्ज़ करें कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुजफ्फरगढ़ में तकरीर की है वो बहुत सख्त थी, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया। अगर मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इस हुकूमत का रहना मुश्किल होगा। और कुछ ये भी है कि ऐसी खबरें हैं, आज जैसे डॉन का एडिटोरियल है कि नहीं, वैसे कैसे ये सेटलमेंट या आपस में मामलात लेके चलेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, अज़र सिद्दीक साहब आप इस पर ज़रा इसको इंडोर्स कर दीजिएगा अगर ठीक बात कर रहा हूँ, कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब पूछा फैसल सदीकी साहब से कि जी बताइए कि जो इससे बेनिफिशरी हैं वो क्या आपका इसमें साथ कोई दे रहे हैं या अपोज कर रहे हैं सब? तो उन्होंने कहा जी अपोज ही कर रहे होंगे बिकॉज ये मालिक गनीमत है, कौन छोड़ता है। और वहाँ पर हमने देखा कि कामरान सब ने आके, फारूक नाइक साहब ने बताया कि जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से हूँ, PMLN के वकील ने बताया जी मैं उनकी तरफ से हूँ। वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब आए और उनसे बार बार प्रिसाइसली ये पूछा गया कि बताएं आप अपोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम भी अपोज कर रहे हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब इकट्ठे अगर हो गए तो वहाँ पर एक का नशिस्त के पीछे वो अपोज कर रहे हैं वहाँ पे कामरान मुर्तज़ा साहब के जरिए। तो आपको पता है सियासत में सब कुछ होता ही है सियासत में लोग जो हैं, अब किसी ज़माने में शेख रशीद को भी पसंद नहीं करते थे इमरान खान, फिर उनके साथ भी इत्तेहाद हो गया। परवेज़ इलाही साहब को पसंद नहीं करते थे, फिर उनके साथ भी इत्तेहाद हो गया। आज तो एतजाज़ अहसन ने भी कहा है कि इमरान खान का रवैया इस मामले में बहुत सख्त है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। अगर वो आसिफ जरदारी से बात कर लें तो काफ़ी रास्ते खुल सकते हैं। मतलब ये कि उनके ऊपर अब ये प्रेशर तो है इमरान खान के ऊपर कि वो नून लीग से बात करें, कोई मुसालिहत कर लें। बार बार मुसद्दिक मलिक और राना सनाउल्लाह ये इंदिया दे रहे हैं कि आप आएँ हमसे बात करें, आप हमसे बात करें। दूसरी तरफ जो है वो आज एतजाज़ हसन ने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी से बात करें। ये बात तो तय है कि सियासत इस वक्त इमरान खान के गिर्द घूम रही है। हुकूमत जिसकी भी हो, सियासत इस वक्त इमरान खान की, या पॉपुलर वो हैं, अब उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। और वो किससे बात करना, वो अच्छा, एक वक्फे पे जाते जाते जरा ये भी थोड़ा सा मुख्तसरन कंपैरिजन करते हैं, ट्रंप एंड इमरान खान। उधर ट्रंप भी तो कन्विक्ट हुए ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। ट्रंप एक बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं, वो अपनी जगह पे अमेरिका में क्या इज ही आल्सो दैट पॉपुलर? हाँ, नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उनको फंडिंग भी ज़्यादा, उनको फंडिंग भी ज़्यादा। नहीं, लेकिन उनको भी क्या रोका गया? देखिए, अब उनके केसेस तो हैं, वो मॉरल, मैं उस वक्त वहीं था जब इशू पे क्लिंटन के ऊपर मोनिका लेविंस्की का केस हुआ था। मैं अमेरिका में था और अखबार में काम करता था। हालांकि वो बिल्कुल इतराफ़ था और सारी बातें थीं कि अखलाकी तौर पे वो बहुत ही गलत काम हुआ था, लेकिन अमेरिका के उस वक्त इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही थी, लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। और क्लिंटन जो है उनकी, तो ये एक वहाँ की डायनामिक्स ऐसी है कि वो अखलाकी बुनियादों पे लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते अगर उनके मुफादात में वो आदमी हो जो कि जिसके ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगे हों। तो ट्रंप जो है वो, बाइडन इतने अनपॉपुलर हैं। ठीक है, एक हम ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वापस आके जहांगीर जदून साहब से मैं पूछूंगा इद्दत में निकाह केस के मामले में, और साथ में जो मखसूस नशिस्तों का केस आज उसका पहला दिन था समात का, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसा कि वक्फे में जाते हुए मैंने कहा था कि वापस आएंगे तो हम जदून साहब से पूछेंगे कि इद्दत में निकाह केस पर उनकी क्या राय और फिर मखसूस नशिस्तों का भी मामला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू लीव। हमारे साथ जी अज़र सिद्दीक साहब हैं। अज़र सिद्दीक साहब, मखसूस नशिस्तों का केस और आज के दिन की समात, फुल कोर्ट, जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, जस्टिस अतर मिनिला के रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के रिमार्क्स, और इसी सब में हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक मौके पे फैसल एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा, फैसल सिद्दीकी साहब आप दलाइल दें, मैंने अभी तक कागज़ पे कुछ लिखा नहीं है, कागज़ खाली है, बताएं कुछ दलाइल दें आप। और जो उन्होंने कहा कि मेरे कोलीग्स हैं, जजेस हैं,
उनके उन्होंने कहा कि माइंड की उन्होंने बात की कि जिस तरीके से ये है कि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है तो फिर दलाइल की ज़रूरत नहीं है, जिस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी मैं इस पर ऑब्जेक्ट करता हूँ, मुझे एतराज़ है कि आप ये जो कह रहे हैं सवाल पूछने का तमाम जजेस को कोई मर्द हो या खातून जज हो उनको ये हक हासिल है कि वो जब चाहें सवाल पूछ सकते हैं, और ये जो पहले से ही माइंड मेकअप करने वाली बात है ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आपको नज़र आ रहा है मखसूस नशिस्तों के केस में? बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपको पता है कि मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इज एक्चुअली बैनिंग अ पार्टी। सेक्शन 215 जो है आइन के आर्टिकल 17(2) से मुतसादिम है। 6 महीने से ये मैं जद्दोजहद कर रहा हूं और उसमें मैं काफी हद तक कामयाब हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 5 जून को ये लगा हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद, उस दिन बड़ी उम्मीद है कि मैं बहस करके तक और ये इंशाल्लाह साबित हो जाएगा कि टेकिंग अ सिंबल इज एक्चुअली बैनिंग अ पार्टी। और अब उसी चीज को अगर सामने रखकर देखा जाए, अभी तो आज आपने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से मेरी जब फ्राइडे इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, रिजर्वेशन मौजूद थी। पार्टी की तरफ से भी कोर कमेटी ने भी ये फैसला कर लिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज, और जस्टिस काजी फायज ईसा पे देखे वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पार्टी सिंबल ले लिया और पार्टी का वजूद ही एक तरह से खत्म कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने, आपको याद है, खत लिखा बरतानी एम्बेसडर को और उसमें भी रीट्रेट किया इस बात को, कायम रहे उस बात के ऊपर। फिर माजी में जस्टिस गुलजार साहब ने लिखा था कि ये 3 जजेस, उन्होंने कहा था कि 5 मेंबर बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा किसी बेंच का हिस्सा ना बने जो इमरान खान के। तो वो बायस का एलिमेंट तो बड़ा हमारा स्ट्रांग है, लेकिन वकला टीमों का अपना ये कहना है कि नहीं, हमें ये पॉइंट नहीं उठाना चाहिए। हालांकि मैं नहीं इस बात से इत्तेफाक करता। जैसे काजी फायज साहब के हवाले नहीं, से अभी मैं जिस तरह समझता हूं, जहांगीर जदून साहब भी कह रहे थे ना कि जी पीटीआई के वकला और लीडरशिप ये कहती रही है कि जी जस्टिस आमिर फारूक साहब पर हमें एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, और आज देखें कि उन्हीं के हक में फैसला जब हुआ है तो उस 2 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। देखें वो माजी की बातें आप छोड़ दें, उसकी वजह क्या है कि जब 6 जजेस उठ खड़े हुए उसने निज़ाम ही बदल दिया। अपना लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, और आपने वो देखा वहां जो बातें सामने आई, अगर आप उनको सामने रख कर देखें तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये हवा का रुख क्यों तब्दील हो गया हुआ है। मैं उनमें नहीं जाता मेरिट पे, ये अब नवाज शरीफ को जो बरियत हुई है, मैं तो नहीं समझता वो मेरिट के ऊपर बरियत हुई है। आज भी अगर एवन फील्ड देखे, एवन फील्ड का अपार्टमेंट अपनी जगह पर मौजूद है, क्या वो उनकी मनी ट्रेल दे दी है? जस्टिस काजी फायज साहब ने आज तक मनी ट्रेल, उनकी मिसेज के हवाले से मनी ट्रेल आया नहीं आया? तो ये तो चीजें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जो समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पार्टी सिंबल का वाले मामले को सस्टेन करना। ये मैं अपना मेजॉरिटी जजमेंट से मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं आज कि मेजॉरिटी का फैसला होगा। ये कंसेंसस में का तमाम का मुश्तरका या एक ही फैसला मुझे नजर नहीं आता है। और याद रखिएगा, एक बात बड़ी और अहम आपके सामने मैं कर दूं, इसके बड़े दूरस नतायज हैं इस केस के। अगर हमारी दरखास्त मुस्तरद होती है तो पाकिस्तान और नून लीग उन हुकूमतों के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, और 2/3 अक्सरियत में जो उन्होंने पैकेज रखा हुआ है, जजेस की रिटायरमेंट 65 से 68 साल करना, या चीफ जस्टिस की मियाद जो है वो 3 साल कर देना, तो ये ज़हन में रखना है हमने कि बेनिफिशियरी कौन है। अगर ये, वैसे तो असूली तौर पर तो हमारी जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम बनता है, तो उसमें रिजर्व सीटें हमारी आ जाएंगी। आप कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसके बेनिफिशियरी हैं अगर जी बिल्कुल, अगर इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया जाता है आपकी अपील को। लेकिन आज फिर फैसल सदीकी साहब से जब बेनिफिशरीज का पूछा जा रहा था तो फैसल सदीकी साहब ने उस पर यह नहीं कहा कि माय लॉर्डशिप आप भी इसमें बेनिफिशरी हैं। अच्छा, मैं होता तो मैंने तो बात कर देनी थी, ये मैं बता दूं आप। अभी तो एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वो चूंकि है। प्रोफेशनल वकील है ना, तो प्रोफेशनल वकील ये सोचता है कि रोजी रोटी, हालांकि रोजी रोटी तो इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ, वो रिज़्क़ रब ने देना है। आप बात करें असूलों पे, असूली तौर पर मैं खुद समझता हूँ जस्टिस काजी फायज ईसा को अगर मॉरली अगर बात करते हैं तो उन्हें बैठना नहीं चाहिए। लेकिन अब वो जो के बैठे हैं, तो यहाँ जो बात है ना, और फैसल सिद्दीकी ने वायरीज वाली बात अभी छेड़ी नहीं है सेक्शन 215 के हवाले से। अगर वो वायरीज वाली बात अगर छेड़ देते हैं तो फिर तो ये समझ लें सारे के सारे जजेस
एक ही पेज पर होंगे। जस्टिस काजी सदा को आपको पता है कि जितने केसेस जिस बेंच पे बैठे रहे हैं उन्होंने कोई एक तरह तो के ये हफ्ता चलेगा केस ये? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके अंदर है मौजूद हैं। हाँ जी, और उनको भी अटॉर्नी जनरल ने भी बहस करनी है, इलेक्शन कमीशन ने भी बहस करनी है। अभी फैसल सिद्दीकी बाद सलमान अकरम राजा भी बहस करेंगे। कल तो मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी और सलमान राजा ही कंप्लीट कर सकेंगे। हाँ। उसके बाद ये पूरा हफ्ता चलेगी, लग रहा है यही पूरा हफ्ता चलेगी। चलें, मैंने भी बहरहाल ये जो आपसे पूछा था ना कि फैसल सिद्दीकी साहब ने क्यों नहीं कहा था कि माय लॉर्डशिप आप भी तो इसमें बेनिफिशियरी हैं, ये भी मैंने ऑन अ लाइटर नोट कहा था अजहर सिद्दीकी साहब। तो अदनान आदिल साहब, कंक्लूड करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अदलिया में इस वक्त जो भी केस चल रहा है उससे जो तासुर उभर रहा है वो तो यही है कि शायद मखसूस नशिस्तें जो हैं अगर पीटीआई को ना मिली तो कम से कम दूसरी पार्टियों को भी नहीं मिलेंगी। तो 2/3 अक्सरियत वाली बात तो होती नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। कोई अचानक कुछ हो जाए तो हम कह नहीं सकते, पाकिस्तान में बहुत कुछ अचानक भी हो जाता है। लेकिन ये कि इस वक्त पीटीआई का मोराल ज़्यादा बुलंद है, उनके लिए रिलीफ होता नज़र आ रहा है। लगता है हवा का रुख, हवाएं जो हैं उनके हक़ में चलनी शुरू हो गई हैं। अवाम में तो पहले ही उनकी बेहतर पोजीशन थी और वो जो पॉपुलैरिटी है जब भी तो 45-40। और फिर आप देखें कि आज इस्लामाबाद में क्या हुआ कि वो जो ट्रिब्यूनल के सामने उन्हें जाना था वो जाके इलेक्शन कमीशन चले गए नून लीग के लोग और कहने लगे कि जी हमें ट्रिब्यूनल पे एतमाद नहीं है, जस्टिस तारिक जहांगीरी पे एतमाद नहीं है। इसके ऊपर कल अब समाअत भी होनी है जी, इसके ऊपर नोटिस भी जारी हो चुका है कि 4 जून को सुबह 10 बजे इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 151 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल इसकी समाअत भी मुकर्रर होगी। नहीं ना, उनके पास एविडेंस नहीं हो, कह रहे हमारे पास फॉर्म ही नहीं है, फॉर्म 45 ही नहीं है और उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार जज के ऊपर कर दिया है। तो ये तो ताखिरी हरबे हैं। तो हर तरफ से ये लग रहा है कि चाहे साइफर केस हो, मखसूस नशिस्तों का केस हो, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें अगर ये हार जाते हैं ट्रिब्यूनल्स में तो कितना बड़ा इनको सेटबैक होगा मॉरली, और अवाम में जो इनकी साख है वो कितनी ख़राब होगी। अभी तो अदनान साहब, शर्म भी तो कुछ चीज़ होती है ना, किसी को शर्म नहीं आती है कि नज़र आ रहा है कि अब मामला खुल चुका है, पहले भी खुला हुआ था, मजीद खुल गया हुआ, अदालत कह रही है फॉर्म 45 लेकर आओ और हम वहाँ पे डिटाई से कह रहे हैं हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं। बात यह है कि एक असूल ये भी दुनिया में चलता है कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। अच्छा मैं एक बात कर दूं? जी अजहर सिद्दीकी साहब। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो है ना इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ने की है, ये चैलेंज कर दिया, कल लगा हुआ जस्टिस शाहिद करीम के सामने। और वजह देखें, अपना आजम मजीद तारड़ किस हैसियत में जाकर इलेक्शन कमीशन से और अटॉर्नी जनरल जाकर मिले हैं, वो नजर आ रहे हैं सारा। और वजह क्या है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के इकदाम के खिलाफ गए हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है रिटायर्ड जज, जो तरमीम जितनी भी की है ये पार्लियामान में करते तो बहुत यानी बनता ही ये पार्लियामान के साथ था। इस तरह आपको पता है इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस के अंदर भी एक्टिंग प्रेसिडेंट से इमरान खान साहब के अगले केसेस के कॉन्टेक्स्ट में 14 दिन से 40 दिन का रिमांड, और जो झूठे पर्चे दर्ज करता था उनको 5 से 2 साल सजा करने की, तो ये भी मैंने चैलेंज कर दिया, ये भी कल लगा हुआ है जस्टिस शुजात के पास। तो बात जो समझने वाली है कि ये और आपको पता है तारड़ कल के टीवी प्रोग्रामों में कह रहे थे क्या फॉर्म 45 जमा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दरखास्तें जो दे दी हैं ये बदनीति पर अमली है। फौरी तौर पर जो काम किया है, दाल में काला तो ये पूरी दाल ही काली है। मैं ये समझ रहा हूं कि ये दोनों ऑर्डिनेंस जो है ना ये अदालतें कलअदम करार देती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब आपका, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं, उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान आदिल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने